गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताओ बच्चों? यस। चलो अपन आईसीआई से मैटर ले रहे थे, है ना? एक कंडीशन करा दी थी, आई थिंक इम्प्लाइड कंडीशन नंबर 1, कंडीशन एज टू टाइटल। शॉर्ट में रिवाइज करते, देखो हमने क्या लिया। कंडीशन जो इसेंशियल होती है, वारंटी जो कोलेट्रल होती है। कंडीशन ब्रीच हो जाए तो दो रेमेडी थी, यू कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ। वारंटी ब्रीच हो जाए तो सिंगल रेमेडी थी, क्या मिलेंगे आपको? सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और कंडीशन और वारंटी दो दो तरीके की हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हमारे कोर्स में जो हमें यहाँ डिटेल में पढ़ाएगा वो कौन सी है? इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। पहले किसकी बात चल रही थी? इम्प्लाइड कंडीशन की। इम्प्लाइड कंडीशन की पहली इम्प्लाइड कंडीशन हमने पढ़ ली थी, कंडीशन एज टाइटल। ठीक है, मतलब सेलर शुड हैव राइट टू सेल द गुड। सेल के केस में इमीडिएटली, और एग्रीमेंट टू सेल में व्हेन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सेल। एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इंफ्रिंज हुआ है तो 100% कौन सी कंडीशन ब्रीच हुई है? एज टू टाइटल। ट्रेडमार्क किसी और का है और गुड्स कोई और बेच रहा है, दैट मीन्स इट डजंट हैव द राइट टू सेल द गुड्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं एक बार, देखो। सेकेंड इम्प्लाइड कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है वो सुनो। गुड्स वैसे ही होने चाहिए जैसा कि डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसा कि बताए गए हैं। सेलर ने बोला है कि गुड्स ऐसे हैं तो वैसे ही होने चाहिए। इन वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, इम्प्लाइड कंडीशन है दैट गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक स्लोगन है कि इफ यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू हैव द बीन्स। अगर आपने पीस बेचने की बात की है तो आप बायर को बीन्स लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मतलब जो चीज डिस्क्राइब करी है वही चीज आपको देनी, shall correspond with the description. Buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description. डिस्क्रिप्शन वर्ड को एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन दो केसेस में माना जाता है दैट द सेल इज बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। एक्ट हाउएवर डज नॉट डिफाइन द। दो केसेस में माना जाता है कि सेल इज बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। एक तो कब? आपको बता दिया क्लास और काइंड टू विच द गुड्स बिलोंग हैव बीन स्पेसिफाइड। आपको बता दिया कैसी चाहिए, कॉटन, इजिप्शियन कॉटन चाहिए। कैसी शुगर चाहिए? जावा शुगर चाहिए। आपने क्लास या काइंड बता दिया जिसको बिलोंग करते हैं, क्या माना जाएगा? दैट द सेल इज बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसमें होता क्या है एक्चुअली, कंट्री ऑफ ओरिजिन आगे लगा देते हैं यूजुअली। कैसी कॉटन? इजिप्शियन कॉटन। कैसी शुगर? जावा शुगर। ठीक है। दूसरा क्या है? करेक्टरिस्टिक इसेंशियल टू आइडेंटिफिकेशन आप बता देते हो, तो इसे भी डिस्क्रिप्शन में लिया जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे ग्लास शीट चाहिए, ग्लास शीट ऑफ अ पर्टिकुलर डायमेंशन चाहिए, इसके अलावा किसी और डायमेंशन अगर मुझे डिलीवर की जाती कर सकती हूँ। इफ द गुड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन करेक्टरिस्टिक एसेंशियल टू आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने बोला जूट बेल्स ऑफ पर्टिकुलर शिपमेंट, विक्टोरिया शिप के बेल्स आ रही है वो मैं खरीद लूँ, वही खरीदूंगी जो विक्टोरिया शिप के थ्रू आ रही है, और किसी शिप के थ्रू आ रही है वो नहीं खरीदूंगी। मैंने डिस्क्राइब कर दिया, करेक्टरिस्टिक एसेंशियल टू द आइडेंटिफिकेशन। स्टील शीट ऑफ पर्टिकुलर डायमेंशन खरीदनी है, किसी डायमेंशन की खरीदूंगी, उसके अलावा किसी और डायमेंशन की पकड़ा दी तो मैं दोबारा देखो मैंने क्या बोला, तीन सामने आई। पहला क्या बोला? अगर गुड्स की सेल की बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। दूसरा बोला एक्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया, दो माना जाता है सेल इज बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। पहला केस क्या है? क्लास और कैटेगरी टू विच द गुड बिलोंग्स हैव बीन स्पेसिफाइड। आपको बता दिया है कि इस क्लास के गुड्स से, आपको बता दिया कि आपको क्या चाहिए, इजिप्शियन कॉटन चाहिए या फिर जावा शुगर। दूसरा क्या बोला? करेक्टरिस्टिक एसेंशियल टू आइडेंटिफिकेशन बता दी गई, सेलमेंट ऑफ पर्टिकुलर शिपमेंट, या फिर हमें बोल दिया गया स्टील शर्ट चाहिए डायमेंशन के अलावा और किसी डायमेंशन आप मना
मैटर में इतना करना है, उसके अलावा करने हैं एग्जाम्पल। एक और चीज, कोई भी कंडीशन तो रेमेडी वही है, यू कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ। रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिटर्न द गुड्स है। क्या लिखा है देखो, अगर गुड्स आपके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, ईच ऑफ कंडीशन एंटाइटिंग द बायर टू रिजेक्ट द, चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, आस्क फॉर डैमेजेस, और एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दो लिखते हैं। इसमें देखा हुआ है ए एट कोलकाता सेल्स टू बी 12 बैग्स ऑफ वेस्ट सिल्क, ए फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू, इन्वर्टेड कॉमा में जिस तरीके से वर्ड आ रहा है पता नहीं चल रहा क्या कि ये डिस्क्रिप्शन, अभी से वही वाली सिल्क चाहिए जिसे मार्केट में वेस्ट सिल्क के नाम से जाना जाता है, और किसी दूसरे तरीके की सिल्क होगी तो रिजेक्ट कर देगा। समझ आई बात कि नहीं आई बता? इम्प्लाइड कंडीशन की सिल्क कैसी होनी चाहिए, मार्केट में वेस्ट सिल्क के नाम से जाना जाता है, अदरवाइज बी क्या कर सकता है, और रिजेक्ट कर सकता है। क्या दिया, एक शिप को बेचा गया, क्या डिस्क्राइब किया गया, दैट इट इज कॉपर फास्ट एंड वेसल। कॉपर फास्ट एंड वेसल, वेसल मतलब होता है शिप, जहाज के लिए दूसरा शब्द है वेसल, और ये बोल के शिप को बेचा गया कि इसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग है, कॉपर की प्लेटिंग है। और जब शिप डिलीवर हुआ तो पता चला कि इज ओनली पार्टली कॉपर प्लेटेड, पूरी तरीके से कॉपर की प्लेटिंग, तो गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्या कर सकते हैं, कैन रिसेंड द कॉन्टेंट, रिटर्न द गुड्स, आस्क फॉर डैमेजेस, और रेमेडी एक जगह याद करो, हर एक इम्प्लाइड कंडीशन सेम लिखनी, रिसेंड द कॉन्टेंट, रिटर्न द गुड्स, आस्क फॉर डैमेजेस, और कोई भी कंडीशन ब्रीच रेमेडी यही। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ। नंबर 2 क्लियर है क्या बताओ, डिस्क्रिप्शन वाली क्लियर है। अब आया तुम्हारा तीसरा, सेल बाय सैंपल। डिस्क्रिप्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं और सेल बाय सैंपल में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इस बार थ्योरेटिकल आया था अभी वाले एग्जाम में, और इससे पहले इस पे प्रैक्टिकल भी कई बार आए, इंपॉर्टेंट लगा लो। सेक्शन नंबर 17 चल रहा है, तो सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल क्या कहता है, नमूने के आधार पर चीज, तीन चीजें पूरी होनी चाहिए, द बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, पूरा का पूरा सामान सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बायर शुड बी गिवन अ चांस ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स, बायर को एक मौका मिलना चाहिए, देख लो चीज वैसी है जैसी तुम्हें सैंपल में। गुड्स शुड फ्रॉम लेटेंट और हिडन, ऐसे डिफेक्ट नहीं होने से आप देख के पता ना लगा पाओ। क्या लिखा है देखो, बल्क शेड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, अगर सेल हुई है बाय वे ऑफ सैंपल तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या कहती है, पूरे का पूरा सामान, बल्क मतलब होता है फुल ऑफ द गुड, पूरे का पूरा सामान किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बायर के पास क्या होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि देख लो चीज ऐसी है जैसी, goods shall be free from any defect, render them unmerchantable. This simply means that the goods shall be free from latent or hidden defect. Latent or hidden defect क्या होता है, which cannot be discovered by ordinary examination. गुड्स देख करके आप जिन डिफेक्ट को पता नहीं लगा सकते उसको बोलते हैं लेटेंट या हिडन। आपको सैंपल दिखाया, सैंपल बिल्कुल साफ दिखा दिया, फिर जब आपके यहाँ पे गुड्स डिलीवर हुए, वीट डिलीवर हुई, तो आपको पता चला दैट द वीट इज इन्फेक्टेड, आप कैसे पता लगाते, आप देख के सैंपल तो ना पता चल रहा, समझ आई बात कि नहीं आई, कैसे डिफेक्ट थे, लेटेंट और सैंपल के अकॉर्डिंग चीज बेची, तीन चीजें, पूरा का पूरा सामान किसके अकॉर्डिंग, सैंपल के, बायर को चांस मिलना चाहिए, कंपेयर कर लो गुड्स को, सही है जैसे सैंपल में देखे, एंड द गुड्स शुड बी फ्रॉम लेटेंट और हिडन, ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं हो, अनमर्केंटेबल बना, और लेटेंट और हिडन डिफेक्ट क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी बाय ऑर्डिनरी, तो देख के आप इनका पता नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल दिया देखो, एक कंपनी है, ये जूते बनाए हैं, इसके लिए फ्रेंच आर्मी के, और कैसे बेचे हैं, बाय सैंपल। एक कंपनी है, उसने कुछ शूज बना के बेचे हैं, बाय सैंपल सेल हुई है फ्रेंच आर्मी की, में क्या लगाने वाले थे, ये एक स्पेशल सोल, जूते में सोल लगती है ना, स्पेशल सोल लगने वाली, तो सैंपल के अकॉर्डिंग दिखाया गया, और इन्होंने, जब फ्रेंच आर्मी ने इन जूतों को यूज किया तो उन्हें प्रॉब्लम आई तो लैब में भेज दिया इंस्पेक्शन, पता चला कि ये जो
है ना, इनके अंदर पेपर कागज की मिलावट है, इसकी वजह से इतने अनकंफर्टेबल है. दे आर नॉट डिस्कवरेबल बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन. तब लेटेंट और हिडन डिफेक्ट हुए कि नहीं हो गए ना. हेल्ड दैट द बायर वाज एंटाइटल्ड टू ऑफ द प्राइस प्लस डैमेजेस. सेल बाय वे ऑफ सैंपल होती है तो उसमें लेटेंट या हिडन डिफेक्ट नहीं होते. सैंपल देख के आपको पता नहीं चल रहा था कि उसमें पेपर की मिलावट है. लैब की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि कागज की मिलावट है, इसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल है. ठीक है, तो लेटेंट या हिडन डिफेक्ट है, पॉइंट नंबर सी में कवर किया. और क्या बोला, कैन रिसिड द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ. तो कोर्ट को सही लगे का नुकसान हुआ है जो कंसीडरेशन. नहीं, रिफंड तो करेंगे ही करेंगे. उसके अलावा भी अगर कोई एग्नी हुई है, कोई परेशानी हुई है, टाइम पे ऑर्डर नहीं मिला, इनको दूसरे खरीदने पड़े, तो भी सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट सही लगेगा. हाँ, सैंपल में था लेकिन वो सैंपल देख के पता नहीं चलता ना, लेटेंट और हिडन डिफेक्ट है. लेटेंट और हिडन डिफेक्ट है विच कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ. ये तो दिया ना, नहीं है ना, तो उस चीज में नहीं लगता ना. मैंने बोला ना लेटेंट या हिडन डिफेक्ट है तो उसमें ये केस नहीं लगता. सैंपल के थ्रू बेचोगे, 3 चीजें पूरी होनी चाहिए. पूरा का पूरा सामान सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. सैंपल अगर आपको कोई ऑर्डर देके बनवा रहा है, वो भी आर्मी ऑर्डर देके बनवा रही है, तो उनकी स्पेसिफिकेशन होगी बेटा, तो उनके अकॉर्डिंग बनना चाहिए ना. अब यहाँ पर आपने उनको दिखा दिया हम ऐसा बना के आपको देंगे, ठीक है. बात आपको जब बोला ना, आर्मी वालों ने बोला होगा कि हमें शूज चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मर्केंटेबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. मर्केंटेबल मतलब सेलेबल, बेचने लायक तो होने चाहिए ना. अगर कोई चीज अनकंफर्टेबल है तो वो उसे कैसे पहनेंगे. ये लेटेंट और हिडन डिफेक्ट था जो सैंपल देख के पता नहीं चला. एक सैंपल देख करके गुड्स को ऑर्डर किया गया है, तो 3 बातें पूरी हमेशा होनी चाहिए. पूरे का पूरा सामान किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग. बायर को कंपेयर करने का चांस मिलना चाहिए. और गुड्स में लेटेंट या हिडन डिफेक्ट नहीं. अगर लेटेंट या हिडन डिफेक्ट है, सेल बाय सैंपल है, वापस करेंगे. सैंपल की अगर चेकिंग पहले हो जाती तो फिर अगर पकड़ में ही आ जाती बात. ये तो उस समय चेकिंग नहीं हुई, तभी तो बाद में पता चला. नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. इस बार बेटा डिस्क्राइब भी करेंगे और सैंपल भी दिखाएंगे. तब गुड्स दोनों के अकॉर्डिंग होने चाहिए. किसी भी एक के अकॉर्डिंग नहीं है तो कंडीशन ब्रीच हो गई, और कंडीशन ब्रीच हो गई तो वही रेमेडी, यू कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ. क्या लिखा है देखो, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. इंप्लाइड कंडीशन क्या कहती है, बल्क ऑफ गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल और डिस्क्रिप्शन. दोनों के अनुसार होना चाहिए. किसी भी एक के अनुसार नहीं है तो बायर कैन रेपुडिएट द, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. एक एग्जांपल दिया है देखो, ऑयल बेचा गया, क्या बोल के बेचा गया कि ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन. और साथ में क्या किया, सैंपल भी दिखाया गया था. जो ऑयल डिलीवर हुआ वो सैंपल के तो अकॉर्डिंग था बेटा, लेकिन इसके अंदर हेम्प ऑयल की मिलावट थी. इसके अंदर हेम्प ऑयल की मिलावट थी. हेम्प ऑयल, इसका मैंने मीनिंग सर्च किया एक बार नेट पे, भांग का तेल, भांग का तेल लिख के आ रहा था. तो अगर कोई चीज बेटा रिफाइंड है तो उसमें कोई और चीज मिली हुई नहीं होनी चाहिए, एग्रीड और नॉट. तो ये डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये कंडीशन ब्रीच हो जाएगी. अगर गुड्स बेचे गए हैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, तो दोनों के अकॉर्डिंग होने चाहिए. किसी भी एक के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो ये कंडीशन ब्रीच हो जाएगी. कंडीशन ब्रीच हो गई तो वही रेमेडी, यू कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ. अब आया तुम्हारा क्वालिटी और फिटनेस. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस जनरली एप्लीकेबल होती ही नहीं है. जनरल रूल कहता है लेट द बायर बी अवेयर. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड्स, बायर. क्या लिखा है, एज अ जनरल रूल it is duty of buyer to examine the goods thoroughly before he buys them in order to satisfy himself कि goods will be suitable for his purpose, and this is known as rule of caveat emptor, let the buyer be aware. तो generally तो ये applicable होगी ही नहीं.
जनरल रूल क्या कहता है? लेट द बायर बी अवेयर। फिर क्या लिखा? ऑर्डिनरली का मतलब होता है जनरली। जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज। क्यों? क्योंकि जनरल रूल कहता है लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। आगे क्या बोला? हाउ एवर कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ पर्टिकुलर पर्पज मे बी इम्प्लाइड। अगर आपने बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया कि गुड्स किस लिए चाहिए, सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया और सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है, अब चीज सही नहीं निकली तो सेलर जिम्मेदार माना जाए। देखो इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट में डिवाइड करके बताया। कैसे बताया? ये कंडीशंस अगर पूरी हो जाए तो ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। पहला, बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया कि मुझे गुड्स किस लिए चाहिए, बायर ने विश्वास किया है किस पे? सेलर के स्किल और जजमेंट पे। और सी पॉइंट क्या कहता है? गुड्स इस तरीके के हैं जिनमें सेलर रेगुलरली डील करता है, सेलर उस चीज का मैन्युफैक्चरर या डीलर है, सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है। अब चीज सही नहीं निकली तो फिर सेलर जिम्मेदार माना। इसका एक केस आ रहा है आगे, बहुत लीडिंग केस है, प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट का। पेज नंबर 2.27 पे एक केस दिया है, प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट का। इस केस में हुआ क्या था? एक बंदा गया एक केमिस्ट की शॉप पे और कहता है मुझे ऐसी कांच की बोतल दो इसमें गर्म पानी रखा जा सके। पर्पस बता दिया, कांच की बोतल क्यों चाहिए? गर्म पानी रखने के लिए। तो एक बंदा गया केमिस्ट की शॉप पे, ऐसी कांच की बोतल दो जिसमें गर्म पानी रखा जा सके। सेलर ने उसे एक बोतल दी और कहा दिस बॉटल इज फिट फॉर होल्डिंग द वार्म वाटर। घर जाके उसने उसमें पानी भरा और वो बोतल बस्ट हो गई, सेलर जिम्मेदार माना। 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया था कि नहीं बताया था? बता दिया था। दूसरा, उसने सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया कि जो बोतल देगा बिल्कुल सही देगा। और तीसरा हमारा क्या कहता था यहाँ पे? देखो तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता था कि भाई हाँ, कि वो उसी तरीके के गुड्स में डील करता है। केमिस्ट की शॉप पे गया तो वो ऐसी चीजें रखता है। क्या दिया? देखो, पी अ ड्रैपर परचेज्ड अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ केमिस्ट। He asked the chemist if it could stand the boiling water. बायर ने पूछ लिया सेलर को कि क्या इसमें गर्म पानी रखा जा सकता है। केमिस्ट ने उसे बोला that the bottle is meant for holding the hot water. बॉटल बस्ट हो गई जब उसमें गर्म पानी डाला गया और उसकी वाइफ को इंजरी हो गई। इट वॉज हेल्ड दैट केमिस्ट लाइबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बता दिया गया था पर्पस ऑफ परचेज, क्यों खरीद रहे हैं बॉटल, ये बता दिया था ना। और जो चीज तुमने अभी पढ़ी है ना, बिल्कुल सेम चीज यही है कि नहीं है, देखना एक बार। अगर बायर सेलर को पर्पस बता देता है कि गुड्स किस लिए चाहिए, प्लस सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास करता है और सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है, अब सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स कैसे दे? जो उसके पर्पस के लिए फिट हो। अगर नहीं है तो सेलर जिम्मेदार माना जाएगा। कि समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो वही चीज यहाँ पे भी है और वही चीज अभी अपन पढ़ रहे थे, ये चीज थी। हमने बोला नॉर्मली क्वालिटी फिटनेस की कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होती। नॉर्मल रूल कहता है लेट द बायर बी अवेयर। कब लगेगी? जब बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया, सेलर उसी तरीके के गुड्स में डील करता है और बायर ने सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया है। अब चीज सही नहीं निकली तो सेलर जिम्मेदार माना जाएगा। एक और चीज यहाँ पे दी हुई है, पेटेंट और ब्रांड नेम का पॉइंट आ रहा होगा, ये रहा। दिस इम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स आर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम। अगर गुड्स को ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम के अंतर्गत बेचा गया है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर गुड्स को पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचा गया है तो इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कैसे? देखो, आप रिबॉक के शोरूम पे गए, रिबॉक के जूते खरीदे, सही नहीं निकले तो कौन जिम्मेदार है? शॉपकीपर या रिबॉक कंपनी? कंपनी। आप सेलर को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर ट्रस्टिंग अ ब्रांड, यू आर ट्रस्टिंग अ ब्रांड। सिमिलरली देखो, आप गए, एक छोटे लेवल पे एग्जांपल दो, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, आपने हॉर्लिक्स डीएचए खरीदा, उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई तो कौन जिम्मेदार है? वो शॉपकीपर डिपार्टमेंटल स्टोर वाला या फिर वो तो हॉर्लिक्स कंपनी वाला है?
हॉर्लिक्स कंपनी वाला। मैगी में लेड की मिलावट निकली थी, केस नेस्ले कंपनी पे हुआ था। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही बताओ मुझे। मैंने क्या बोला, अगर गुड्स को किसके अंतर्गत खरीदा गया है, पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत, तो उस केस में सेलर जिम्मेदार नहीं होता। कौन जिम्मेदार होता है? इस कंपनी का पेटेंट या ब्रांड नेम है। अगर कहीं भी वर्ड आ रहा है ना, दिस इम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई, इसका मतलब सेलर इज नॉट लाइबल, सेलर जिम्मेदार नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ इम्प्लाइड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब सेलर जिम्मेदार नहीं है, और कहती हूँ इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब सेलर जिम्मेदार है। गुड्स अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं निकले, सेलर जिम्मेदार है, इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं निकले, कौन जिम्मेदार है? सेलर जिम्मेदार है, इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। अगर नो एप्लीकेबल वर्ड यूज कर रहे हो, नॉट एप्लीकेबल, मतलब सेलर जिम्मेदार नहीं। इसके लिए एक लाइन लिखनी है, लिखो पेटेंट या ब्रांड नेम के लिए। if the goods are purchased under patent or brand name, if the goods are purchased under patent or brand name, then seller and buyer both are not liable. Seller and buyer both are not liable. The company or the person having the patent name or brand name, will be liable. Having the patent name or brand name will be liable. ठीक है, गुड्स को अगर पेटेंट नेम या ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचा गया है, ना सेलर जिम्मेदार ना बायर जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? वो कंपनी है, वो पर्सन जिसका पेटेंट या ब्रांड नेम है, वो जिम्मेदार माना जाए। बायर तो जिम्मेदार होगा ही नहीं ना, उसने गुड्स खरीद लिया, आपने हॉर्लिक्स खरीदा, सही नहीं निकला, तो आप कैसे जिम्मेदार हो? आपने तो पैसे दिए ना। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जाके रूल आएगा लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर में क्या पढ़ोगे कि इस केसेस में बायर जिम्मेदार होता है। जहाँ इम्प्लाइड कंडीशन है वहाँ क्या पढ़ रहे हो? इन केसेस में सेलर जिम्मेदार होता है। मैंने दोनों चीजें एक साथ लिखवा दी, पॉइंट वहाँ भी आएगा, कंबाइन कर दिया। अच्छा, अगर पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत खरीदा है तो वो कंपनी जिम्मेदार होगी। इसका पॉइंट नंबर 12 एग्जाम्पल है, पढ़ लो। एक नाम से पता चल रहा है दैट ये आपकी ब्रांड नेम है, मेरिट स्विंग, तो बोलते हैं ना सिंगर की स्विंग। मेरिट एक कंपनी का नाम है, इन्वर्टेड कॉमा में देखो किस तरह। A relied on the trade name of the machine rather than on the skill and judgment of the seller. No implied condition. सेलर जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मेरिट कंपनी। नहीं, ये फेमस ही मान के चल रहा है, ये बोल रहा है एक तरीके से कि मुझे यही वाली इशूइंग मशीन चाहिए। बायर गया है शॉप पे और उसने कहा है कि मुझे ये वाली मशीन दो, इसका मतलब वेल नोन ब्रांड है। अगर आप जाकर के दुकान पे एक पर्टिकुलर चीज मांग रहे हो, मतलब आप उस पर ट्रस्ट करते हो। यू आर नॉट ट्रस्टिंग द सेलर, यू आर ट्रस्टिंग द ब्रांड। ठीक है, ये आई थिंक पूरा पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? और अगर वो जो गुड्स हैं वो एक ही पर्पस में यूज हो सकते हैं, तो आपको पर्पस बताने की भी जरूरत नहीं। कैसे? एग्जांपल नंबर 11 पढ़ो। Where the goods can be used for one purpose, बायर को पर्पस बताने की जरूरत। कैसे? ए ने एक सेट खरीदा है आर्टिफिशियल टीथ का एक डेंटिस्ट से, सेट फिट नहीं आ रहा है उसके। ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस। ए ऐसा कर सकता है, क्यों? इसका यही पर्पस है कि उसके दांत बनवाए किस लिए, जब उसका काम ही नहीं आ सकते तो इसमें क्या डिस्क्लोज करना था। समझ आई बात की नहीं है? बताओ। आई थिंक पूरा पॉइंट समझ में आ गया ना? कंसोलिडेट कर दूं इस पूरे पॉइंट को। जनरल रूल लेट द बायर बी अवेयर, इसलिए जनरली ये इम्प्लाइड कंडीशन क्वालिटी फिट नहीं लगती। कब लगेगी? जब बायर ने सेलर को
पर्पस बता दिया। सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है और बायर सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास करता है। अगर गुड्स को पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत खरीदा गया है, उस केस में ना सेलर जिम्मेदार ना बायर जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार? वो कंपनी जिसका पेटेंट या ब्रांड नेम। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ गया कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी मतलब सेलेबल होना चाहिए गुड्स। सेलेबल मतलब बेचने के लायक होना चाहिए। गुड्स कैसे होने चाहिए? बेचने के लायक होने चाहिए। अब गुड्स को बेचने के लायक कब माना जाता है? उसकी 3 कंडीशन मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, लिख लो। गुड्स आर मर्केंटेबल इफ, नई वाली मॉड्यूल में नहीं दिए, सीपीटी वाली जो मॉड्यूल थी उसमें 3 पॉइंट दिए हुए थे कि गुड्स को कब मर्केंटेबल माना जाता है। मर्केंटेबल मतलब बेचने के लायक, सेलेबल अपने समझने के लिए। देखो, गुड्स आर मर्केंटेबल इफ, गुड्स आर मर्केंटेबल इफ they can be sold easily in the market at market price. They can be sold easily in the market at market price. Second point, goods should be free from, from नहीं लिखा, goods should be capable of performing the function, goods shall be capable of performing the function for which they are made. Goods should be capable of performing the function for which they are made. एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था पुरानी बुक में इसके लिए, अ पेंसिल दैट कैन नॉट राइट एंड अ रेफ्रिजरेटर दैट कैन नॉट सेट आइस आर नॉट मर्केंटेबल। जो चीज जिस काम के लिए बनी है वो काम ही नहीं कर सकती, देन इट इज नॉट मर्केंटेबल। तीसरा, गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। गुड्स में लेटेंट या हिडन डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। लेटेंट या हिडन डिफेक्ट क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ दी। ये 3 चीजें पूरी हो जाए तो गुड्स क्या माने जाते हैं? मर्केंटेबल। अब नई वाली बुक ने इन 3 पॉइंट को तो नहीं दिया, लेकिन इसने अपनी लैंग्वेज दी कि अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदा जाता है, अगर गुड्स को किसके अकॉर्डिंग खरीदा जा रहा है? डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और किससे खरीद रहे हो? ऐसे बंदे से जो रेगुलरली इसी तरीके के गुड्स में डील करता है, डीलर से गुड्स को खरीद रहे हो। तो गुड्स कैसे होने चाहिए? मर्केंटेबल होने चाहिए। अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो किसके अकॉर्डिंग? डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीद रहे हो। और किससे खरीद रहे हो? ऐसे सेलर से जो इस तरीके के गुड्स में डील करता है। तो फिर एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपके गुड्स कैसे होने चाहिए? मर्केंटेबल, बेचने के लायक होने चाहिए। एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इफ द बायर हैज एग्जामिन द गुड्स देयर विल नो स्लाइड कंडीशन एज टू डिफेक्ट विच एग्जामिनेशन नॉट हैव बीन रिवील्ड। एक नोट डाल लो, लिखो, दिस कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, this condition will not be applicable this condition will not be applicable when the buyer has examined the goods, when the buyer has examined the goods। when the buyer has examined the goods। क्या कह रहे हैं अपन? देखो यहाँ पे आप गए एक टीवी के शो, आपने टीवी देखा, पसंद कर लिया। अब टीवी पसंद करने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, आप उसको सॉकेट के अंदर लगा करके चला करके एवरीथिंग ओके देख करके घर पे लेके आते हो। आपने गुड्स को क्या किया बेटा?
एग्जामिन कर लिया, सॉकेट में लगा के वायर ऑन करके देखा, टीवी वॉज वर्किंग परफेक्टली। आप अपने मीन्स ऑफ कैरियर के थ्रू, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसे कहाँ लेके गए? अपने घर पे। घर पे जाके आपने देखा कि टीवी इज नॉट वर्किंग। क्या आप शॉपकीपर से कह सकते हो क्या दैट द टीवी इज नॉट मर्केंटेबल? नहीं कह पाओगे। वो आपसे क्या बोलेगा? मेरे यहाँ से तो चेक करके ले गए थे ना, बिल्कुल सही चल रही थी ना, आपसे ही रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई होगी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे। अगर बायर ने गुड्स को इंस्पेक्ट कर लिया, एग्जामिन कर लिया, तो मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन एप्लीकेबल। दो एग्जाम्पल दिए हुए ना, इन्होंने पहले तो मर्केंटेबल क्वालिटी के लिए क्या बताया कि मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब ऐसी कंडीशन में है गुड्स की एक नॉर्मल बुद्धि का पर्सन उन्हें गुड्स की तरह, उन डिस्क्रिप्शन के गुड्स की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। इसे बहुत बेटर डेफिनेशन दी हुई थी पुरानी वाली बुक में, 3 पॉइंट दिए थे। गुड्स कैसे होने चाहिए? जिन्हें इजीली मार्केट वैल्यू पे बेच सको। गुड्स कैसे होने चाहिए? केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर विच दे आर मेड एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। ये वाला करना। एग्जाम्पल नंबर 14, इन्हें काले रंग का वेलवेट क्लॉथ खरीदा सी से और इट इज डैमेज्ड बाय व्हाइट आंट्स। ब्लैक कलर के क्लॉथ पे व्हाइट आंट का इन्फेक्शन और पकड़ में नहीं आया, लेटेंट और हिडन डिफेक्ट है या नहीं है? बताओ। काले रंग की चीज पे सफेद रंग की चीज चमकेगी नहीं क्या? बताओ। बिल्कुल हाईलाइट होके दिखता, लेकिन अगर नहीं दिखा इसका मतलब क्या मानोगे? लेटेंट और हिडन डिफेक्ट है। 3 पॉइंट तुम्हें अभी लिखवाए थे ना, लास्ट वाला पॉइंट यही तो था ना, गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। कौन सी कंडीशन ब्रीच हो गई? मर्केंटेबिलिटी। क्लॉथ बेचने के लायक नहीं, क्लॉथ बेचने के लायक नहीं। 13 वाला एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन है, उसने मोटर हॉर्न्स ऑर्डर किए, किससे? मैन्युफैक्चरर। याद करो, गुड्स को खरीदा गया है बाय डिस्क्रिप्शन ऐसे पर्सन से जो इसी तरीके के गुड्स में डील करता है, या तो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है या कुछ भी है ना। कौन जो सप्लाई हुए वो स्क्रैच्ड है, डैमेज्ड है ड्यू टू बैड पैकिंग, रिजेक्ट कर दो। अनमर्केंटेबल। अनमर्केंटेबल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता था सीपीटी में, सुनो इसको, आप बताना इसमें क्या होगा। एक बारिश के मौसम में भी, खैर आने वाला भी है, रेनी आ जाए तो बढ़िया है, बहुत गर्मी, ठीक है ना। तो रेनी सीजन में सीमेंट के बोरे मंगाए, फोन पे ऑर्डर प्लेस किया, भाई 50 बोरी सीमेंट के भेज दो, 50 बैग्स ऑफ। जो सेलर है उसने होम डिलीवरी करी, घर पे भेज रहा है सामान, मीन्स ऑफ कैरियर भी सेलर वाला ही होगा ऑब्वियसली, कि हमने तो ऑर्डर किस पे किया है? फोन पे किया है। तो अब जो सेलर है वो उसको भेजता है, कैसे भेजता है? ओपन कैरियर में। बारिश आ गई, बारिश आ गई तो सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है, बारिश के पानी के कांटेक्ट में आते ही ये क्या बन जाएगी? कंक्रीट, पत्थर में बदल जाएगी। तो जब बायर के पास ये सीमेंट के बोरे पहुंचे, उस समय तक ये किस में बदल चुके थे? क्या बायर गुड्स को वापस कर सकता है? यस। क्या कह सकता है? सीमेंट इज नो मोर मर्केंटेबल। क्या सीमेंट को अब उस काम में यूज कर पाओगे जिसमें ये होती है? नहीं कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट याद करो, तुम्हें लिखवाया था, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर विच दे आर। अब उस काम में तो नहीं आ सकती ना, इज नॉट मर्केंटेबल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ मुझे। अपने बुक के हिसाब से बात करें तो दो ही चीजें दी है कि मर्केंटेबल क्वालिटी की कंडीशन आप पे एप्लीकेबल कब होती है? जब गुड्स को बेचा गया है बाय डिस्क्रिप्शन, और दूसरा किस बंदे से खरीदे हैं गुड्स आपने? जो डीलर है। तो इम्प्लाइड कंडीशन है गुड्स होने चाहिए मर्केंटेबल। और मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होती है? जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन उन गुड्स को एक्सेप्ट कर ले। दोनों ही लगने चाहिए बेटा, एक की तो बात ही नहीं करते। डिस्क्रिप्शन से ही तो सेल कर रहे हो आप, फोन पे ही तो आपने ऑर्डर प्लेस किया था, है ना। और सेलर इसी तरीके की चीज पे डील करता है, फोन करके गुड्स मंगा रहे हो तो डीलर से ही मंगा रहे हो, ये मान के चल रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? दोनों होनी चाहिए, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, दोनों। क्या बेटा? दोनों होनी चाहिए, तभी ये इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल होगी। दोनों हो गई तभी तो इम्प्लाइड कंडीशन लग गई, तभी तो सेलर को जिम्मेदार माना। अगर मैं कहती हूँ इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब सेलर जिम्मेदार है। अगर मैं कहती हूँ नहीं एप्लीकेबल है, मतलब सेलर जिम्मेदार नहीं। अभी लिखवाया था मैंने आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ।
ये हमने क्या पढ़ा, मर्केंटेबल क्वालिटी। अब इसका लास्ट पॉइंट आ रहा है होलसमनेस। इजी लैंग्वेज में बात करूं, खाने या पीने की चीज खाने या पीने के लायक होनी चाहिए। ईटेबल एंड ड्रिंकेबल शुड बी कंज्यूमेबल, लिख लो कहीं भी, ईटेबल एंड ड्रिंकेबल शुड बी कंज्यूमेबल। खाने या पीने की चीज खाने या पीने के लायक होनी चाहिए। ईटेबल एंड प्रोविजंस इन एडिशन टू इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी होलसम भी होने चाहिए। शुड बी कंज्यूमेबल, शुड बी कंज्यूमेबल। अपनी बुक क्या कहती है देखो, ईटेबल या प्रोविजन आइटम अगर आप खरीदते हो तो मर्केंटेबल तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ में होलसम भी होने चाहिए। होलसम मतलब खाने या पीने के लायक होने चाहिए, खाने या पीने के लायक होने चाहिए। एक सेकेंड ना, चलो भाई यहाँ पे होलसमनेस वाला टॉपिक ले रहे थे ना, इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। होलसमनेस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये एक केस आया था, फ्रॉस्ट अगेंस्ट, हर जगह एक जैसा ही लगा दें, अलग बंदा भी तो हो सकता है। फ्रॉस्ट अगेंस्ट सेल्सबरी डेयरी कंपनी, एक केस आया था। तो इसमें क्या हुआ, एक बंदा था एफ, वो गया एक डेयरी पे, उसने दूध खरीदा। अब दूध के अंदर क्या थे, टाइफाइड के जम्स थे। अब उस दूध को पीने की वजह से पहले तो उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, अब फिर क्या हुआ, मेड वगैरह रखनी पड़ी, फिर हॉस्पिटलाइज हुई तो हॉस्पिटल के भी खर्चे लग गए, फिर उसकी डेथ भी हो गई तो फ्यूनरल एक्सपेंस। तो अब उसने क्या किया, केस फाइल किया। क्या बोला कि जो दूध था वो पीने के लायक नहीं था। कौन सी कंडीशन ब्रीच हो गई, कंडीशन एज टू होलसमनेस। यू कैन रिसिन द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ। बच्चे इतने शैतान होते हैं। मेरे पास क्वेरी आई, क्या आई, मैम क्या रेमेडी देंगे उसको, नई वाइफ ला के देंगे। मैं बोला बेटा कुछ भी रेमेडी जो कोर्ट को सही लगे, पर तुम कह रहे हो वो वाली तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो समझ आ गई आई थिंक ये वाली बात है ना। ऐसी एक केस स्टडी पीछे दी इन्होंने, देखो ये वाला देखो, पॉइंट 6th नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर बताऊं क्या पहले, 2.31 और 6th नंबर क्वेश्चन है। एक पर्सन ने ब्रेड खरीदी बेकरी की शॉप से, ब्रेड के अंदर क्या था, पत्थर निकला, जिससे उसका दांत ही टूट गया बेचारे का। क्या रेमेडी अवेलेबल है भाई, कंडीशन एज टू होलसमनेस लगेगी, यू कैन रिसिन द कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर और बोथ। आंसर पढ़ लेना इसका, आंसर इसका रीड आउट करना है। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। अच्छा कल मुझे ना एक तो चीज याद दिलाना कि मैम इसका एक प्रैक्टिकल करा देना, सेल बाय सैंपल का, सेल बाय सैंपल का एक प्रैक्टिकल करा देंगे ना। एक ये और बताओ, ये वैसे तुमने नहीं पढ़ा लेकिन तुम जनरली बता दोगे, किसी की स्किन सेंसिटिव है बेटा, एबनॉर्मली सेंसिटिव है, वो कोट खरीद रहे हैं लेकिन उसने सेलर को बताया नहीं कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो नॉर्मल चीज ही पकड़ाएगा ना। लेट द बायर बी वेयर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वही लग जाएगा। कैन शी रिकवर एनी डैमेजेस, नो, नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या बताओ यहाँ तक, सब लग जाए। अगर चीज वो ऐसी होती किसी को सूट नहीं होती तो लगता ना। आप शैम्पू खरीदने गए, शैम्पू आपको पकड़ाया नॉर्मल, जो और किसी को करता नहीं है एलर्जी, पर आपकी स्किन सेंसिटिव थी इसलिए आपको एलर्जी कर गया। अब सेलर को क्या पता कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, बताना पड़ेगा ना। और ये एग्जाम्पल कर लेना, एक तो ये वाला थर्ड वाला, ये मैंने करवा दिया तुम्हें। कंडीशन में एग्जाम्पल आया था ना, मारुति कार पकड़ा दी थी, सेम था ना, पढ़ा था ना। और क्वेश्चन नंबर 2 और 5 कल मुझे याद दिलाना, मैं कराऊंगी 2 and 5।
कल करेंगे अपन, ठीक है। तो आज यहाँ तक का टॉपिक रखना है अपन को, कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा। चंद्र प्रकाश की है कि मैम ये गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर भी हो सकते हैं ना। कौन से वाले की बात कर रहे हो बेटा, वो नहीं पता चल रहा मुझे। प्रीस्ट वाले केस में, हाँ उसने डिस्क्रिप्शन के क्या, उसने तो बेटा बोला सीधे सीधे, डिस्क्राइब ये कर दिया कि भाई मुझे जो है ना ऐसी कांच की बोतल दो जिसमें गर्म पानी रखा जा सके। तो डिस्क्राइब किया उसने, पर्पस ही बता दिया एक तरीके से, और सेलर के ऊपर ही उसने विश्वास किया। सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है। अब भाई चीज़ सही नहीं निकलेगी तो सेलर जिम्मेदार माना जाएगा। कब जाएगा ये तुम्हारा क्वालिटी और फिटनेस में। डिस्क्रिप्शन में तो नॉर्मली आप जैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं सेलर, गुड्स वैसे होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। नॉर्मली इम्प्लाइड कंडीशन क्वालिटी फिटनेस की लगती नहीं है, तभी लगेगी जब आप पर्पस बता देते हो। और कोई क्वेरी है बेटा बताओ। एनीवन एल्स? जयंत कोई? खुशी? नहीं? चलो फिर वाइंड अप।